हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक भारती शिक्षण संस्थान से शिप्रा मिश्रा, तुम्हारी हिंदी शिक्षिका। आज मैं उपस्थित हूँ तीसरे पाठ को लेकर। इस तीसरे पाठ का शीर्षक है भारत से हम क्या सीखें। यह आलेख जो दिया गया है यह एक भाषण है जो मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया था। पहले हम मैक्स मूलर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मूलर था और इनका जन्म जर्मनी के देसाऊ नगर में हुआ था। ये विश्वविख्यात विद्वान माने जाते हैं। बचपन से ही संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में ये निपुण हो गए थे और 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। इन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया था और इसी समय इन्होंने कठ और केन उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। इसके साथ साथ मेघदूत का भी जर्मन भाषा में इन्होंने अनुवाद किया था। मैक्स मूलर का संस्कृत प्रेम और भारत के प्रति अनुराग विश्व में प्रसिद्ध है। स्वामी विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। इनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में इन्हें अपने ऑसबोर्न प्रासाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान की थी, किंतु उन्होंने मैक्स मूलर ने उसे अस्वीकार कर दिया था। इतने बड़े भारत के भक्त, संस्कृत के अनुरागी, वेदों के प्रति अटूट आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मूलर का 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में निधन हो गया था। यहाँ जो आलेख दिया गया है यह उनके सुप्रसिद्ध भाषण का एक अंश है और वह भाषण उन्होंने तब दिया था जब कुछ युवा अंग्रेज अधिकारी अपने अपने दायित्व को संभालने के लिए भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित थे वे और अपने दायित्व को संभालने भारत आ रहे थे। तो उस भाषण में उन्होंने भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का परिचय उन नए अधिकारियों को दिया था और इस बात का संकेत किया था कि तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो कि भारत में अपने दायित्व का निर्वहन करने जा रहे हो और भारत में ऐसा बहुत सारा अवसर तुम्हें मिलेगा जहां जाना तुम्हारे लिए जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रमाणित होगा। इस भाषण का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। इस पाठ में भारत के महानता का, भारत की उपलब्धियों का कोई भी अंश बाकी नहीं छोड़ा है मैक्स मूलर ने। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, अर्थात वह भारत ही है जिसे अनेकता में एकता का देश माना जाता है और हर प्रकार की संपदा, हर प्रकार की प्राकृतिक सौंदर्य सुषमा से भरा हुआ यह देश है। तो इसके लिए मैक्स मूलर उन युवा अंग्रेज अधिकारियों को कहते हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि भारत की ओर जा रहे हो। इस भारत का अगर सच्चे रूप में दर्शन करना हो तो यह भारत के नगरों में नहीं हो सकता। इसके लिए तुम्हें गांव की ओर जाना होगा, क्योंकि सच्चे भारत का दर्शन वहीं हो सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर तुम्हें किसी भी क्षेत्र में रुचि हो
बहुत सारी रुचियाँ, उन अंग्रेज अधिकारियों की अलग अलग रुचियाँ हो सकती थी। तो इसमें उन्होंने उन अधिकारियों को संकेत किया है कि यदि तुम्हें भूविज्ञान में रुचि हो तो भी भारत उसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करा सकता है। वनस्पति जगत में अगर तुम्हारी रुचि हो तो हैकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिक भारत की ही ओर रुख करते हैं और अपना शोध समाप्त करते हैं। अगर आपकी रुचि जीव जंतुओं में है तो भी हेकल का रिपोर्ट पढ़िए, जहां हेकल ने यहाँ भारत में निवास करके और अपना महत्वपूर्ण शोध पूरा किया था। नृवंश विद्या में अभिरुचि है तो भी भारत आपको एक संग्रहालय प्रस्तुत करेगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं तो उसके लिए भी भारत आपको संपूर्ण संसाधन उपलब्ध कराएगा, क्योंकि वहाँ जो उत्खनन हुआ है उस उत्खनन में इतने प्राचीन अवशेष मिले हैं जिसको ढूंढने के लिए और जिसको जानने के लिए आपकी जिज्ञासा बहुत छोटी पड़ जाएगी। अगर आपको पुराने सिक्कों के प्रति लगाव है तो भी भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मेकेडियन, शक, रोम और मुस्लिम शासकों के द्वारा जो प्रचारित किए गए थे सिक्के उपलब्ध कराए गए थे, वह सब कुछ आपको भारत भूमि में अवश्य मिलेगा। इसी क्रम में उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स का भी जिक्र किया है, जो एक समय में जब यहाँ गवर्नर जनरल था उसे 172 दारिस नाम के सिक्के मिले थे और उसे उन्होंने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी को भेज दिया और इस उम्मीद से भेजा कि ईस्ट इंडिया कंपनी उसके प्राचीन महत्व को समझेगी और उन्हें पदोन्नति देगी। लेकिन यह दुर्भाग्य हुआ कि उसका जो निदेशक था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उन्होंने उसके ऐतिहासिक महत्व को नहीं समझा और उन मुद्राओं को गला डाला। तो इस ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं हो, इसके लिए भी मैक्स मुलर उन्हें संकेत करते हैं। अगर दैवत विज्ञान में रुचि हो, उसके लिए भी प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान बहुत कुछ ऐसा दे सकता है जो आपकी जिज्ञासाओं को शांत करे। नीति कथाओं के क्षेत्र में भी भारत का अपना एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कई सारी दंत कथाएं जो जातक कथाओं से, बौद्ध धर्म के प्रमुख स्रोतों से, वे देश के विदेश के अन्य भागों में फैली हैं और यह प्रमाणित भी है कि वे नीति कथाएं भारत से ही ली गई थीं। जैसा कि उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, शेर की खाल में गधा और एक जो पुनर्मूषिको भवा एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित किया था, यह कहानी भी संभवतः भारत से ही ली गई थी। तो इस प्रकार कई प्रकार की दंत कथाएं भारत में मिल जाएंगी जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर गई हैं। और इसके अतिरिक्त संस्कृत में बहुत सारे ऐसे जो बाइबल में जिस बात का जिक्र किया गया है कि हाथी दांत, बंदर, मोर, चंदन, ये सब निर्यात की बात की गई है बाइबल में, उसका उदाहरण है, उसका साक्ष्य है। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकार में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध हुए थे। भाषा विज्ञान में भी भारत का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि अनेक भाषाएं, आर्य, द्रविड़, मुंडा इत्यादि, इसके साथ साथ यूनानी, पूची, हूण, अरब, ईरानी, मुगल आक्रमणकारियों के द्वारा जो भाषा हमारे देश में आई और हमारे देश से बाहर गई, इसका बहुत ही सुंदर सुयोग भारत में दिखता है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो उसके लिए भी हमारे भारत में समयाचारिक सूत्र उपलब्ध कराते हैं, हमारे देश की कानून व्यवस्था को और विधि शास्त्र को एक मजबूत आधार देते हैं, जिससे कि विश्व के अन्य न्याय व्यवस्थाओं में उससे बहुत कुछ लिया गया है। अगर राजनीतिक
रुचि है तो भी भारत में बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसके साथ साथ भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध की धर्म की जन्मभूमि है, पारसियों के जरथुष्ट्र धर्म की आश्रय स्थली है। तो यहाँ कई प्रकार के मतांतर विकसित हुए हैं, जिसका हम अपने रुचि को या अपनी जिज्ञासा को या अपने शोध को हम एक नए आकलन निकाल सकते हैं और उस पर हम विचार कर सकते हैं। मानव मस्तिष्क के रूप में भी भारत के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारे विशिष्ट अध्ययन का कारण बन सकते हैं, चाहे वह दैवत विज्ञान हो, विधि शास्त्र हो, कानून हो, अथवा रीति रिवाज परंपराएं हो, प्राचीन कला शिल्प हो, पुरातन विज्ञान हो। इसमें किसी भी क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत भूमि एक मजबूत आधार प्रदान करता है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ करके जो पच्चीकारी की जाती है, उसके लिए भी यहाँ बहुत सुंदर उसके उदाहरण दिखाए जाते हैं या मिलते हैं। भाषा के रूप में भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं और संस्कृत से ही ग्रीक लैटिन में गए हैं। तो इस तरह कई भाषाओं की जननी भारत ही है। भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे हुए अवशेषों के आधार पर हम भाषा का अध्ययन करते हैं। संस्कृत भाषा और उसका साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल से फैला हुआ है, ऐसा भी साक्ष्य प्रमाणित हुआ है। और संस्कृत तथा दूसरी भाषाओं के, आर्य भाषाओं के अध्ययन में बस इतना ही किया गया है, यही बात नहीं है। उससे आगे भी हमारी बहुत सारी अनुसंधान और जानकारियाँ आगे जाकर विस्तृत होती हैं। इसमें उन्होंने सर विलियम जोन्स का भी उदाहरण दिया है, जिन्होंने इंग्लैंड से अपनी यात्रा, समुद्री यात्रा आरंभ की थी और भारत आने के बाद वे अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते थे। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे कितने बड़े महान और आस्थावादी स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है, जब अपने जहाज के डेक पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य सागर में डूब रहा है और सामने भारत की आशाएं जगमगा रही हैं। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जिस तरह विलियम जोन्स कलकत्ता पहुंचने के बाद अपनी एक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं, इसी तरह बहुत सारे ऐसे खोज भी हैं जो नए सिकंदर, जिस तरह सिकंदर ने भारत की खोज की थी, इसी तरह भारत के बारे में कुछ नई खोज, कुछ नई आशाएं भी जगती हैं, जो भारत जाने के बाद हमें प्रेरित करेंगी और हमें अपनी रुचि के अनुसार एक नई उपलब्धि, एक नया आधार देंगी। तो इस तरह भारत में बहुत कुछ ऐसा था जो मैक्स मुलर को लगा कि यह जो अंग्रेज अधिकारी वहाँ जा रहे हैं, तो इनको जिस क्षेत्र में इनकी रुचि हो उसके अनुसार इनको आधार मिलेगा। तो एक तरह से मैक्स मुलर एक जर्मन विद्वान होते हुए भी भारत की जितनी गहन उन्होंने व्याख्या की है, उपलब्धियों को गिनाया है, वह अपने आप में अद्वितीय है, अनुपम है। तो ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हैं, बहुत सारी पंक्तियां भी हैं, जिसे हो सकता है कि समझने में कोई परेशानी हो, उसको रेखांकित कर लोगे और इसके प्रमुख प्रश्नों को बना करके तुम लोग अपना होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दोगे। इसके साथ ही बहुत सारी जो हमारे सिलेबस की ओर जो हम लोग बढ़ रहे हैं, तो जून का सिलेबस लगभग समाप्ति की ओर है। तो ठीक है बच्चों, होमवर्क बना के ग्रुप में डाल दोगे। धन्यवाद।